आप जब इंडिया से वेस्ट की तरफ देखते हैं तो आपको दिखेगा ये कंट्री इजराइल, और इजराइल देश के अंदर आपको ये दिखता है पैलेस्टाइन। अब ये क्या हुआ ऐसा कि ये जूस, क्रिश्चियंस, मुस्लिम ये सब आपस में लड़ रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको एंशिएंट हिस्ट्री से मैं शुरू करने वाला हूं, क्योंकि आपको इस वॉर को समझने के लिए हिस्ट्री समझना जरूरी है। मैं काफ़ी चीज़ें बहुत ब्रीफ तरीके से ही बताऊंगा, क्योंकि इस रिलीजन को अगर मैं डिटेल में लेके गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसका अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है 1047 BC में, जब इजराइल और ये पूरा एरिया किंगडम ऑफ इजराइल कहलाता था, जहाँ पर पहले से जूस रहते थे जिसको किंग सैलमन रूल करते थे। और यही सैलमन थे जिन्होंने जूस को पहला टेम्पल बना के दिया, जिसका नाम टेम्पल माउंट रखा गया। फिर बेबीलोनियन जेरूसलम आते हैं, फर्स्ट टेम्पल जो कि सैलमन ने बनवाया था उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर पर्शियंस वहां पर आते हैं और वो वहां पर कब्जा कर लेते हैं, और वो जो टेम्पल जो बेबीलोनियन ने तुड़वा दिया था उसको वापस से बनवाते हैं और नाम देते हैं सेकंड टेम्पल। फिर कुछ टाइम बाद रोमन्स आते हैं और वहां सेकंड टेम्पल को भी तुड़वा देते हैं। उसी टाइम बहुत सारे जूस जेरूसलम को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनको मारना शुरू कर देते हैं। अब एक जूस की फैमिली होती है जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं, और ये बड़े होकर जीसस जूस की जो विचारधारा है उनसे बिल्कुल एक अलग हटके एक विचारधारा बनाते हैं, जो कि जूस की विचारधारा से बहुत डिफरेंट होती है। बाद में जिसको हम क्रिश्चियनिटी के नाम से, एक धर्म के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल उसी की तरीके से है जैसे कि हिंदुइज्म में बुद्धा पैदा हुए और फिर उन्होंने एक अलग टीचिंग पेश की लोगों के सामने, और उससे बना बुद्धिज्म। अब क्योंकि जीसस जूस की आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग देने लगे, इसकी वजह से जूस जीसस से हेट करने लगे, और बाद में जीसस को ये लटका कर कील ठोक कर मार देते हैं। एक क्रॉस होता है जिन पर इनको लटकाया जाता है और वहां पर इनको मार दिया जाता है, और ये एक मेजर इवेंट बनता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रिश्चियन जूस से हेट करना शुरू कर देते हैं। 306 AD में एक किंग हुए रोमन एम्पायर के, कॉन्स्टेंटाइन, जो कि जीसस की बातों को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो जेरूसलम में क्रिश्चियन सेंटर बनाते हैं जहां पर वो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों से। और 380 आते आते, मतलब 380 के दशक आते आते, रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बना दिया होता है। 306 से ही जूस को मारा पीटा जाता है और जेरूसलम से भगा दिया जाता है। जब तक रोमन एम्पायर जेरूसलम में रहता है तब तक जूस का वापस आना मुश्किल होता है। 638 में इस्लाम की एंट्री होती है जेरूसलम में, और उस वक्त इस्लामिक रूलर्स के अंडर जूस काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं कंपेयर्ड टू रोमन एम्पायर्स, क्योंकि मुस्लिम्स इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनकी रिलीजन्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अब अरब आर्मी के अंदर जहां पर ज्यूज का सेकंड टेम्पल था, वहीं पर डोम ऑफ रॉक बनाया जाता है और साइड में अल अक्सा मस्जिद बनाई जाती है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इस्लाम में ये मान्यता है कि उनके एक पैगंबर जो कि जन्नत को गए थे, वो वहीं से उसी जगह से जन्नत की तरफ गए थे। अब जब जब कोई रूलर जेरूसलम में आया है तब तब ज्यूज को जेरूसलम छोड़कर जाना पड़ा है, ये पूरे इतिहास में सबको पता है। लेकिन ये जब जब बाहर जाते थे और वहां पर जब वो प्रेयर करते थे तो हमेशा जेरूसलम की दिशा में ही प्रेयर करते थे। कहने का मतलब ये है कि बाहर गए तो सही थे, लेकिन ये अपने लैंड को अभी तक भूल नहीं पाए थे। 19th सेंचुरी में एक एंटी सेमिटिज्म विचारधारा यूरोप में पैदा हो जाती है, जिसमें जूइस को चुन चुन कर मारा जाता है, और इसी सब से एक रिवॉल्यूशन पैदा होता है, जायोनिज्म, जिसको हम जायोनिज्म के नाम से जानते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया भर में एक जूस के लिए कंट्री हो जहाँ पे वो शांति से रह सके। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला होता है, तब ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी में जर्मनी को सपोर्ट करता है, जो कि उस वक्त जेरूसलम का रूलर भी होता है। ये देखकर ब्रिटेन रशिया और अमेरिका के जो जूस थे उनको खुश करने लगता है, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करे। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन जूस के साथ एक डिक्लेरेशन भी साइन कर लेता है, जिसको बेलफोर्ट डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसके तहत वो ये कहता है कि ब्रिटेन जायनियस मूवमेंट को सपोर्ट करता है। वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जीत जाता है, और सबसे पहले जीतने के बाद ऑटोमन एम्पायर को जेरूसलम से भगा देता है और खुद रूल करने लगता है। ब्रिटेन जूस को पैलेस्टाइन में माइग्रेट करवाना शुरू करता है, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप से माइग्रेट होने लगते हैं, और माइग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे जो अरब्स की तादाद होती है वो जूस से कम हो जाती है। अब इस बात से अरब वगैरह बिल्कुल खुश नहीं है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आता है, UN बनाया गया, और UN इसलिए बनाया गया था ताकि
डिस्प्यूट शांति तरीके से सॉल्व किए जा सके। बेलफ्रॉड डिक्लेरेशन जो कि ब्रिटेन ने जूस के साथ साइन किया था, उसको यूएन में पेश किया जाता है और ब्रिटेन जूस को बोलता है कि अब इसका फैसला यूएन ही करेगा। यूएन कहता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस एरिया में एक इजराइल नाम का देश बनाएंगे जो कि जूस को दे देंगे, और एक पैलेस्टाइन नाम का देश बनाएंगे इसी इजराइल के अंदर जो कि हम अरब्स को दे देंगे, और जो जेरूसलम का एरिया है वो हम अपने पास रखेंगे, यूएन कंट्रोल करेगा उसको। 1947 में यूएन मैप रिलीज करता है जिसके तहत वो ये बताता है कि कौन सा एरिया किसको जाएगा और कैसे कैसे जाएगा। लेकिन एक बात होती है कि 1946 तक जूस के पास सिर्फ 5% लैंड होता है पूरे एरिया का, और इस मैप के आने के बाद 60 to 70% लैंड जूस को दे दिया जाता है। अब इस रीजन से अरब देश बिल्कुल खुश नहीं थे, और अरब देश जैसे कि सऊदी, इजिप्ट, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया, ये सब मिलकर एक नए बने हुए कंट्री पे अटैक कर देते हैं। पूरी दुनिया को लगता है कि जूस हार जाएंगे क्योंकि वो अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन शॉकिंगली इजराइल इन सब कंट्रीज को हरा देता है, और ना सिर्फ हराता है, यूएन के द्वारा जो डेजिग्नेटेड एरियाज थे उससे ज्यादा एरिया इजराइल कैप्चर कर लेता है। 1964 में अरब कंट्रीज ने इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसको हम पीएलओ कहते हैं। पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ये होता है कि अरब को वापस वो इजराइल वाले एरिया में स्टैब्लिश करवाएं। अब इजिप्ट 1964 में बाकी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर वापस से इजराइल पे अटैक करना शुरू करता है, और इस बार फिर इजराइल उनको हराकर वापस से उनका एरिया कैप्चर कर लेता है। अब 1969 में पीएलओ डायरेक्ट फेस टू फेस इजराइल से बात करना शुरू करती है, और यहाँ पर टाइम टू टाइम पीएलओ इजराइल पे अटैक भी करती है। अरब को अब तक ये समझ में आ गया था कि इजराइल से वॉर करके जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके अपनाए, जैसे कि उन्होंने दूसरे कंट्रीज को ये कहना शुरू किया कि जिस भी कंट्रीज के रिलेशन इजराइल से अच्छे होंगे अरब कंट्रीज उनको ऑयल नहीं बेचेगा। सिर्फ यही नहीं, अरब वाले लोगों ने 29 प्लेन्स हाईजैक कराए इजराइल के। उसके बाद इनके जो प्लेयर्स थे जो ओलंपिक्स में जाते थे उन पे भी अटैक करवाते थे। अब इन सब बातों को देखकर ये बात इजराइल को समझ में आ गया था कि पीएलओ को अगर इन्होंने अभी नहीं हटाया तो बाद में ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएंगे। इसलिए इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया जहां से पीएलओ रन करती थी। इस अटैक के बाद पीएलओ बहुत ज्यादा वीक हो गया और वो एक नए प्रपोजल के साथ इजराइल को अप्रोच करते हैं, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि हमको मत दो कोई एरिया, एटलीस्ट वो एरिया वापस कर दो हमें जो यूएन ने डेजिग्नेट किया था। लेकिन अब इजराइल वो भी देने को तैयार नहीं होता है। ये सब होते होते यूएसए में पीएलओ और इजराइल एक सहमति बनाते हैं जिसके तहत पैलेस्टाइन और गाजा पट्टी का एरिया पीएलओ को वापस दिया जाएगा। अब दुनिया को लगा कि यहाँ पर अब एक शांति बनेगी, लेकिन बाद में इजराइल ने इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन के लोगों का ट्रस्ट इजराइल के ऊपर से तो उठ गया था। लोगों को लगा कि पीएलओ अब किसी काम की नहीं रही, और तभी होती है एंट्री हमास की। ये एक ग्रुप था जो पैलेस्टाइन के लोगों ने मिलकर बनाया था इजराइल से लड़ने के लिए। यहाँ एक बात और थी कि जब जब किसी लीडर ने, चाहे वो पीएलओ की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, शांति कराने की कोशिश करी है या पीस की बात करी है, तब तब उनको असैसिनेट कर दिया गया वहां के लोगों के द्वारा। अब आज के टाइम हमास गाजा से इजराइल पे अटैक करता रहता है और इजराइल भी उनको मारती पीटती रहती है। अब मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।